हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाएं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, भारतीय संविधान में जो है कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में जो है इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में प्रश्न जो है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख भाग 4 के क्लाउज ए के अनुच्छेद 51A में किया गया है। मूल संविधान में इनका जिक्र नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जो है जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो प्रत्येक नागरिक के लिए एक नैतिक मार्गदर्शन का जो है काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची। संविधान का जो है पालन, संविधान उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना जो है इसमें आता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। स्वतंत्रता के लिए जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना जो है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संप्रभुता और एकता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है देश की रक्षा। देश की रक्षा जो है करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भाईचारा और सद्भाव। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत। हमारी मिली जुली संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना जो भी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना भी यह पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जो है मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भी जो है एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को जो है छू सके। नेक्स्ट है शिक्षा का अवसर जो है इसमें जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसे जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है इसमें मुख्य बातें जो है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो है। प्रेरणा की बात करते हैं तो ये कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से संबंधित है, मतलब उससे ग्रहण किया गया है रूस से। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति। इन कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने पेशकश की थी। प्रकृति की बात करते ये कानून द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते, गैर न्यायोचित, लेकिन संसद कानून बनाकर इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कर सकती है, जैसे राष्ट्रध्वज के अपमान पर जो है रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, अलबरूनी के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो अलबरूनी के बारे में पूछा है। तो इसमें जो है विद्वान यात्री अलबरूनी द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है किताब उल हिंद है। नेक्स्ट है इसे तहरीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ जो है हम लोग आगे देखते हैं। किताब उल हिंद की जो है मुख्य विशेषताएं। किताब उल हिंद जो है यह भाषा जो है यह पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी। विषय की बात करते हैं, यह 11वीं सदी के भारत के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक इतिहास का एक विस्तृत दस्तावेज है। इसमें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, रीति रिवाज, माप तौल की विधियां और कानून जैसे विषयों पर जो है इसमें 80 अध्याय हैं। लेखन शैली की बात करते हैं तो अलबरूनी ने हर अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की है, फिर संस्कृत परंपराओं का वर्णन किया है और अंत में अन्य संस्कृतियों से उसकी जो है तुलना की है। उद्देश्य की बात करते हैं तो अलबरूनी का उद्देश्य जो है उन लोगों की मदद करना था जो हिंदुओं के साथ धार्मिक और दार्शनिक चर्चा जो है करना चाहते थे। नेक्स्ट आता है इसमें
अलबरूनी के बारे में जो है एक संक्षिप्त जानकारी। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। वह एक बहुमुखी प्रतिभा का जो है धनी व्यक्ति था, जिसे सीरियाई, अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उसने भारत में रहकर ब्राह्मणों से वेदों और पुराणों का जो है अध्ययन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंगनाज किस ऐतिहासिक युग से संबंधित है? यानी लंगनाज के बारे में पूछा है। तो लंगनाज जो है एक ऐतिहासिक युग। लंगनाज मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज से संबंधित है। स्थान की बात करते हैं तो यह गुजरात के मेहसाना जिले में जो है स्थित है। महत्व की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस, यह पहला ऐसा मध्य पाषाण कालीन स्थल था जिसका वैज्ञानिक रूप से उत्खनन, एक्सकेवेशन किया गया था। यहाँ से शिकार और संग्रहण यानी गैदरिंग करने वाली संस्कृति के जो है प्रमाण देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, लंगनाज से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य। इस स्थल की खुदाई समय उस युग के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ्स, यहाँ से पत्थर के बहुत छोटे और पैने औजार मिले हैं जो मध्य पाषाण काल की विशेषता को बतलाते हैं। मानव कंकाल जो है, यहाँ से जो है 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि उस समय शवों को दफनाने की क्या परंपरा थी। नेक्स्ट है, पशुओं की हड्डियाँ, जहाँ जंगली जानवर जैसे गेंडा, हिरन और जंगली सुअर की हड्डियाँ मिली हैं, जिससे उस समय के खान पान का जो है पता चलता है। नेक्स्ट आता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, यहाँ से कच्चे और हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी मिले हैं, जो इस युग के अंतिम चरणों की ओर जो है इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, फरक्का टर्मिनल की विशेषताएं। यानी फरक्का टर्मिनल से जो है प्रश्न पूछा है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर स्थित फरक्का टर्मिनल भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग विकास यानी इनलैंड वाटरवेज के लिए एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग जो है NW1 का जो है एक प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट आता है इसमें, इस टर्मिनल की जो है प्रमुख विशेषताओं में रणनीतिक भौगोलिक स्थिति पहला देखते हैं। फरक्का टर्मिनल गंगा नदी के उस बिंदु पर स्थित है जहां से नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मुख्य धारा यानी पद्मा और सहायक नदी हुगली में विभाजित हो जाती है। यह उत्तर पूर्व भारत को शेष भारत से जलमार्ग द्वारा जोड़ने की एक जो है महत्वपूर्ण कड़ी है। नेक्स्ट आता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है, यह टर्मिनल केवल जलमार्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जो है सड़क, रेल और जलमार्ग के संगम के रूप में भी जो है कार्य करता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ से जो है माल को जहाज़ों से उतारकर ट्रकों या मालगाड़ियों में लादना आसान है, जिससे लॉजिस्टिक की लागत जो है कम हो जाती है। जलमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा, फरक्का टर्मिनल का आधुनिकीकरण विश्व बैंक की सहायता से चल रही जलमार्ग विकास परियोजना के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य वाराणसी से हल्दिया तक 1500 से 2000 टन के बड़े जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना है। नेक्स्ट इसमें आता है नया अत्याधुनिक जो है नेविगेशन लॉक। न्यू नेविगेशन लॉक के अंतर्गत फरक्का में एक नया नेविगेशन लॉक बनाया गया है, जो इस टर्मिनल की सबसे बड़ी विशेषता है। यह लॉक जहाज़ों को बांध यानी फरक्का बैराज से एक तरफ से दूसरी तरफ यानी ऊपरी और निचले स्तर जल स्तर के बीच सुरक्षित रूप से जो है पार करने में मदद करता है। पुराने लॉक की तुलना में यह बहुत तेज है और इससे जहाज़ों का वेटिंग टाइम काफ़ी कम हो गया है। नेक्स्ट इसमें आता है व्यापार और जो है आर्थिक महत्व से संबंधित है। तो व्यापार और आर्थिक महत्व जो है पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, यह भारत और बांग्लादेश के बीच इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP मार्ग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से भारी मशीनरी, कोयला और पत्थर जैसे माल का परिवहन सस्ता होता है। पूर्वोत्तर भारत तक पहुँच, इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल के बंदरगाहों से सामान सीधे असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तक जो है भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें एक नज़र जो है मुख्य तथ्य यानी फैक्ट की ओर देखते हैं। तो विशेषता और विवरण, जलमार्ग जो है यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत आता है, गंगा, भागीरथी और हुगली। क्षमता की बात करते हैं, प्रतिवर्ष लगभग जो है 0.5 मिलियन टन यानी प्रारंभिक चरण में जो है इसका कैपेसिटी था। नेक्स्ट है लाभार्थी, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्य जो है इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख कार्गो जो है कोयला, उर्वरक, फलाई ऐश और निर्माण सामग्री जो है इससे लदे हुए जहाज ले जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, विश्व की 10% ज्ञात जो है जैव विविधता किस नदी बेसिन में पाई जाती है। तो जैव विविधता से संबंधित जो है इसमें प्रश्न है। तो विश्व की लगभग 10% ज्ञात जैव विविधता बायोडायवर्सिटी दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी बेसिन अमेजोन रिवर बेसिन में पाई जाती है। इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। किसको? तो अमेजोन को, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी वर्षावन प्रणाली है। अमेजन बेसिन की जो है जैव विविधता की मुख्य विशेषताएं जो हैं, अमेजन बेसिन इतना विशाल और समृद्ध है कि यहाँ प्रजातियों की संख्या अविश्वसनीय है। नेक्स्ट है वनस्पतियाँ। यहाँ पौधों की लगभग 40,000 से अधिक प्रजातियाँ जो हैं पाई जाती हैं। पक्षी, दुनिया के हर 5 में से एक पक्षी अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। लगभग 13,000 जो है प्रजातियाँ इसमें मौजूद हैं। मछलियों की बात करते हैं तो अमेजन नदी में मछलियों की 3,000 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जो पूरे अटलांटिक महासागर की प्रजातियों से भी ज़्यादा है। स्तनधारी और उभयचर, यहाँ लगभग जो है 420 प्लस स्तनधारी जैसे जगुआर और 400 प्लस जो है उभयचर एम्फीबियंस प्रजाति जो है मौजूद हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कीट पतंगों की बात करते हैं। कीट पतंगे जो हैं, यहाँ कीटों की जो है 25 लाख यानी कि 2.5 मिलियन से भी अधिक प्रजातियाँ जो हैं पाई जाती हैं। यह बेसिन इतना समृद्ध क्यों है? तो विशाल आकार, यह बेसिन लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल से भी दुगने से ज़्यादा है। जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ साल भर होने वाली भारी वर्षा और गर्म तापमान घने जंगलों के पनपने के लिए आदर्श जो है स्थिति पैदा करता है। नेक्स्ट आता है नदी का जाल। अमेजन नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी यानी पानी के आयतन के अनुसार है, जिसका जो है सैकड़ों सहायक नदियां एक अद्वितीय पारिस्थितिकी यानी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो है बनाता है, पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। क्या आप जानते हैं अमेजन के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनछुआ है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ अभी भी हजारों ऐसी प्रजातियाँ हो सकती हैं जिनकी खोज की जाना जो है बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने 1922 में किस प्रमुख हिंसक घटना के पश्चात जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो है निर्णय लिया था? तो इसका राइट आंसर जो है महात्मा गांधी ने 1922 में चौरी चौरा कांड यानी इंसिडेंट के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। गांधी जी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के कट्टर समर्थक थे और इस घटना में हुई हिंसा ने उन्हें गहरा आघात जो है पहुंचाया था। अब चौरा चौरी कांड का जो है इसमें डिटेल्स हम लोग जो है देखेंगे। चौरा चौरी कांड जो है यह 4 फरवरी 1922 जो है, जिसमें कभी कभी जो है 5 फरवरी जो भी देखने को मिलता है। स्थान जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का चौरी चौरा जो है नामक स्थान पर हुआ था। घटना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों का एक जत्था पुलिस के साथ भिड़ गया। पुलिस की गोलीबारी से उत्तेजित होकर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। परिणाम हुआ इस आगजनी में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर जो है मर गए और गांधी जी का निर्णय और प्रतिक्रिया जो है इस पर देखने को था। नेक्स्ट है, जब गांधी जी को इस घटना का सूचना मिला तो उन्होंने महसूस किया कि देश अभी अहिंसक संघर्ष के लिए पूरी तरह जो है तैयार नहीं है। आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त करने की जो है घोषणा कर दी गई। गांधी जी का तर्क, उन्होंने इस घटना को हिमालय जैसी भारी भूल बताया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। उनका मानना था कि यदि आंदोलन हिंसक हो गया तो ब्रिटिश सरकार को इसे कुचलने का जो है बहाना मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है नेताओं की नाराजगी। गांधी जी के इस अचानक फैसले से चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता काफ़ी नाराज हुए थे, क्योंकि उस समय आंदोलन अपने जो है चरम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने के परिणाम स्वरूप किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वापस कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते जो है गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर होने के परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। इस समझौते को जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था।
इस समझौते के जो है परिणाम और मुख्य बिंदु इम्पोर्टेंट है। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने कुछ शर्तें स्वीकार की थी। आंदोलन का स्थगन, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत 1930 में दांडी मार्च से हुई थी को रोकने के लिए जो है सहमत हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस की ओर से गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तैयार हुए। कैदियों की रिहाई, ब्रिटिश सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुई जिन्होंने हिंसा नहीं की थी। नमक कानून में जो है ढील, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने उपभोग के लिए नमक बनाने की जो है अनुमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है जब्त संपत्ति की वापसी, सरकार ने सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्ति जो अभी बेची नहीं गई थी वापस करने का आश्वासन दिया गया, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़। हालांकि इस समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक गया, लेकिन भारतीय युवाओं और क्रांतिकारी गुटों में इसे लेकर काफ़ी असंतोष था। इसका मुख्य कारण यह था कि गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीन जो है क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदलवाने की शर्त मनवाने में सफल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो है गांधी जी लंदन गए, लेकिन वहाँ कोई ठोस संवैधानिक समाधान न निकलने के कारण उन्हें भारत लौटकर 1932 में आंदोलन का दूसरा चरण फिर से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की वह कौन सी प्रसिद्ध किस्म है जिसे बाढ़ सहने योग्य बनाया गया और जो आकस्मिक बाढ़ में भी जीवित रह सकता है? तो इसका आंसर जो है चावल की वह प्रसिद्ध किस्म जिसे विशेष रूप से बाढ़ यानी फ्लड सहने के लिए विकसित किया गया, उसका नाम स्वर्ण सब वन है। यानी स्वर्ण सब वन जो है एक चावल की किस्म है। इसे अक्सर जो है गोताखोर चावल, स्क्यूबा राइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पानी के भीतर पूरी तरह डूबने के बाद भी जो है जीवित रह सकता है। स्वर्ण सब की जो है मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो यह किस्म जो है उन किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई जिनके खेत अक्सर आकस्मिक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड की चपेट में आ जाते हैं। जलमग्नता सहनशीलता, सामान्य चावल की किस्में यदि 3-4 दिनों तक पानी में डूबी रहे तो वे गलकर नष्ट हो जाती है, लेकिन स्वर्ण सब पानी के भीतर 14 से 17 दिनों तक जीवित रह सकती है। सुप्त अवस्था यानी डोरमेंसी, पानी में डूबने पर यह पौधा अपनी ऊर्जा बचाने के लिए अपनी वृद्धि को रोक देता है, जैसे कोमा में चला गया हो। जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है यह फिर से तेजी से बढ़ना जो है शुरू कर देता है। नेक्स्ट आता है उपज पर प्रभाव, पानी के नीचे रहने के बावजूद इसकी पैदावार यील्ड में कोई खास कमी नहीं आती, जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान जो है बच जाता है। इसे कैसे विकसित किया गया, इसके डेवलपमेंट के बारे में तो संस्थान की बात करते हैं। इसे फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI और भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया। तकनीक की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने भारत की एक पारंपरिक किस्म धुल्लू यानी FR13A से स्क्यूबा 1A जीन को पहचाना और उसे लोकप्रिय किस्म स्वर्ण में स्थानांतरित किया। क्या आप जानते हैं भारत में पूर्वी राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के लाखों किसान अब इस किस्म का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह मानसून के दौरान अचानक बाढ़ आना एक सामान्य समस्या बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सहित जो है वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें जो है SDG के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर भारत सहित वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत जो है आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2016 को हुई थी। हालांकि इन्हें अपनाने की प्रक्रिया और घोषणा 2015 में हुई थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है नीचे डिटेल में देखते हैं। SDG की पृष्ठभूमि और समय रेखा। सितंबर 2015 संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के शिखर सम्मेलन में दुनिया के 193 देशों ने यानी ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 ये एजेंडा फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है स्वीकार किया। कार्यकाल की बात करते हैं तो इन लक्ष्यों को हासिल करने की अवधि 2016 से 2030 तक यानी 15 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। उद्देश्य जो है यह लक्ष्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल MDGs की जगह लेने के लिए बनाए गए थे, जिनका कार्यकाल 2015 में जो है समाप्त हो गया है।
अब इसका जो है प्रमुख लक्ष्य है, इसमें जो है 17 गोल्स हैं, कुल 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 जो है उप लक्ष्य यानी टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं, जो गरीबी मिटाने, पर्यावरण की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने पर जो है केंद्रित है। नेक्स्ट जो है यह जो है डायग्राम जो है दिया गया है, यह टोटल डायग्राम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर जो है यह आधारित है। नेक्स्ट आता है इसमें भारत में कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नोडल एजेंसी, भारत में SDGs की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी गई है। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग पर हर साल एक सूचकांक जारी करता है, जो यह बताता है कि भारत के कौन से राज्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे आगे है। अक्सर केरल इस सूची में शीर्ष पर रहता है। प्रमुख योजनाएं की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना जैसी कई सरकारी योजनाएं सीधे तौर पर इन लक्ष्यों से जो है जुड़ी हैं। क्या आप जानते हैं SDG का पहला लक्ष्य शून्य गरीबी, नो पॉवर्टी है, और दूसरा लक्ष्य जो है शून्य भूख यानी जीरो हंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 1193 और 94 ईस्वी में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण शुरू किया गया था। तो इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है 1193-94 पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1193 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण शुरू किया गया था। यह भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत का एक प्रमुख प्रतीक माना जाता है। इस संरचना के बारे में जो हम लोग कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो है यहाँ देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है और इसका इतिहास। प्रेरणा की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण अफगानिस्तान के जाम की मीनार से प्रेरित होकर जो है शुरू करवाया था। अधूरा निर्माण, ऐबक केवल इसकी पहली मंजिल ही बनवा सका था। उसकी मृत्यु के बाद जो है उसके उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने जो है इसमें 3 और मंजिलें जो है जोड़कर बनवाया था। बाद के बदलाव, बाद में बिजली गिरने से ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने सुधरवाया और 5वीं अंतिम मंजिल का जो है निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता है नाम का रहस्य। यह मीनार प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है यह बनवाया गया था। तो इसमें जो है यह कुतुब मीनार का जो है यह चित्र जो है दर्शाया गया है। नेक्स्ट आता है कुतुब परिसर की जो है अन्य संरचनाएं। कुतुब मीनार के साथ साथ ऐबक ने इसी परिसर में एक और प्रसिद्ध संरचना बनवाई थी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। यह उत्तर भारत में निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है। नेक्स्ट है लौह स्तंभ, आयरन पिलर। इसी परिसर में प्राचीन गुप्त काल का प्रसिद्ध लौह स्तंभ भी स्थित है, जिसमें आज तक जो है जंग नहीं लगा है। नेक्स्ट है वास्तुकला की विशेषता। वास्तुकला की विशेषता जो है, यह मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें और सुंदर नक्काशी जो है की गई है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों के अनुसार बीमा क्षेत्र में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% जो है कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में इस ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना और भारत में बीमा पैठ यानी इंश्योरेंस पेनेट्रेशन को जो है बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है इसमें इस बदलाव की मुख्य शर्तें और विशेषताएं। स्थानीय निवेश की शर्तें, 100% FDI की अनुमति केवल उन्हीं कंपनियों को मिलेगी जो पूरी प्रीमियम इंटायर प्रीमियम भारत में ही निवेश करेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी निवेश से प्राप्त पूंजी का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास को मिले। नेक्स्ट है सरलीकृत नियम। सरकार ने विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा जटिलताओं और सुरक्षा उपायों
यानी कि जो है इसकी समीक्षा करने और उसे सरल बनाने का भी जो है प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य। इस कदम से वैश्विक बीमा कंपनियों को भारतीय बाजार में स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रीमियम की दरें कम हो जाएगी। प्रीमियम की दरें जो कम होगी तो और ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई विकास क्रम। भारत में बीमा क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से विदेशी निवेश के लिए खोला गया है। 2000 निजी क्षेत्र के लिए खुला और एफडीआई सीमा 26% तय की गई। 2015 में सीमा को जो है बढ़ाकर 49% किया गया और जो है 2021 में जो है इसको बढ़ाकर जो है 74% कर दिया गया और 2025-26 के बजट अभी से बढ़ाकर जो है 100% जो है करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट आता है इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A का जो है मुख्य प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 39A से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से आर्टिकल 39A राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका मुख्य प्रावधान समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, यानी अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है, जिसको इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें अनुच्छेद 39A की प्रमुख बातें। समान न्याय, यह जो है राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली इस तरह से काम करे जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय मिल सके। निःशुल्क कानूनी सहायता, राज्य उन नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड प्रदान करने का प्रयास करेगा जो आर्थिक तंगी, गरीबी और किसी अन्य अक्षमता यानी डिसेबिलिटी के कारण वकील करने या कानूनी प्रक्रिया का खर्च उठाने में असमर्थ है। इसका उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक केवल धन के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाए। नेक्स्ट आता है इस प्रावधान को लागू करने के लिए उठाए गए कदम। अनुच्छेद 39A के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें जो है नालसा जो है यह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत नालसा का गठन किया गया। यह संस्थान पूरे देश में गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता जो है प्रदान करती है। लोक अदालतें, विवादों के त्वरित और सस्ते समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जो इसी अनुच्छेद की भावना से जो है प्रेरित है। नेक्स्ट है न्याय बंधु। सरकार ने प्रो बोनो मुफ्त यानी प्रो बोनो मुफ्त कानूनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। अनुच्छेद ए जो है क्यों महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद ए जो है इसके बारे में अक्सर अमीर लोग बड़े वकील करके न्याय को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब जो है व्यक्ति के लिए अदालत की फीस और वकील का खर्च उठाना मुश्किल होता है। अनुच्छेद 39 भारतीय लोकतंत्र में कानून के समक्ष समानता के विचार को जो है वास्तविक बनाता है। नेक्स्ट है दुबई में आयोजित 11वें जो है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 की मुख्य थीम क्या है। तो 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था, तो इसका राइट आंसर दुबई में जो है आयोजित 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है WGES 2025 की मुख्य थीम जो है निम्नलिखित है। तो इसका जो है थीम है एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन यानी मोबिलाइजिंग पॉलिसी फाइनेंस एंड इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर जो है इसका थीम था अंग्रेजी में। नेक्स्ट है इसका हिंदी में वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, एक सतत भविष्य के लिए नीति, वित्त और नवाचार को जुटाना, इसका हिंदी में जो है यह थीम था। शिखर सम्मेलन की जो है मुख्य विशेषता, यह शिखर सम्मेलन दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के संरक्षण में आयोजित किया गया। इसके जो है कुछ प्रमुख उद्देश्य और इसके जो है फैक्ट जो है नीचे हम लोग विवरण करेंगे। इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग और जो है नेट जीरो, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन करने के लक्ष्य पर जो है चर्चा किया गया। हरित वित्त यानी ग्रीन फाइनेंस, विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं के लिए निवेश को जुटाना। नेक्स्ट है तकनीकी नवाचार, डीकार्बोनाइजेशन जो है डीकार्बोनाइजेशन के लिए नई तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जो है जोर दिया गया। सहयोग की बात करते हैं, सरकारों, निजी क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच
तालमेल बिठाना ताकि जलवायु परिवर्तन से जो है निपटा जा सके। नेक्स्ट आता है WGS के बारे में जो है हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। तो यह सम्मेलन जो है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी DEWA डेवा और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन WGEO द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दुबई को हरित अर्थव्यवस्था की वैश्विक राजधानी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इन खेलों के बारे में कुछ ऐतिहासिक जो है पॉइंट हम लोग देखते हैं। 1948 के राष्ट्रीय खेलों का महत्व, ऐतिहासिक संदर्भ की बात करते हैं। हालांकि भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1924 लाहौर में ही हो चुकी थी, लेकिन आज़ादी के बाद लखनऊ पहला शहर बना जिसने इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी की। नया नाम, आज़ादी से पहले इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। 1940 ईस्वी में जो है बम्बई के बाद जो है इनका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स जो है कर दिया गया। आयोजनकर्ता, इन खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेलों का विकास क्रम। इसमें जो हम लोग देखेंगे किसका कब विकास हुआ, कालखंड और आयोजन का नाम, पहला आयोजन स्थल। स्वतंत्रता पूर्व जो है भारतीय ओलंपिक खेल जो है 1924 यह जो है पहला लाहौर में हुआ था। स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय खेल 1948 में यह लखनऊ में हुआ था। आधुनिक प्रारूप जो है ओलंपिक तर्ज पर 1985 में यह जो है नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है इसमें आधुनिक राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट आता है इसमें भारत में जो है अब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बहुत भव्य स्तर पर होता है। 1985 में नई दिल्ली में आयोजित खेलों के बाद जो है इन्हें पूरी तरह से ओलंपिक की तर्ज पर जो है ढाला गया है। नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह के संबंध में क्या विशेषताएं हैं? तो इसका जो है राइट आंसर आंध्र प्रदेश की गोदावरी पहाड़ियों में हुआ रंपा विद्रोह यानी 1922 से 24 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी आदिवासी आंदोलनों में से एक था। इसका नेतृत्व जो है अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जिन्हें आदिवासी प्यार से मन्यम वीरुडू जंगल का नायक कहते थे। क्या कहते थे? मन्यम वीरुडू, जिसका मतलब होता है जंगल का नायक। इस विद्रोह की जो है मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं जो आगे देखते हैं। विद्रोह का जो है मुख्य कारण मद्रास वन अधिनियम 1882 जो है यह विद्रोह का मुख्य कारण था। ब्रिटिश सरकार ने मद्रास वन अधिनियम लागू कर आदिवासियों के जंगलों में प्रवेश और उनकी पारंपरिक पोडू यानी झूम की खेती पर रोक लगा दी थी। इससे आदिवासियों की आजीविका छिन गई और उन्हें जबरन सड़कों के निर्माण के लिए बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करने पर मजबूर किया गया। नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू का नेतृत्व। राजू कोई आदिवासी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के कष्टों को समझा। उनकी कुछ विशेष बातें उनमें विशेष थी। चमत्कारी शक्तियाँ, आदिवासियों का मानना था कि उनके पास विशेष ज्योतिषीय और उपचार की शक्तियाँ हैं और वे गोलियों से भी नहीं मर सकते। गांधी जी से प्रभावित हुए थे। वे महात्मा गांधी के प्रशंसक थे और लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए जो है प्रेरित करते थे। अहिंसा पर मतभेद, गांधी जी के विपरीत राजू का मानना था कि भारत केवल बल प्रयोग यानी फोर्स से ही आज़ाद हो सकता है, अहिंसा से नहीं। नेक्स्ट है छापामार युद्ध यानी कि गुरिल्ला वारफेयर। यह विद्रोह जो है अपनी युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध है। राजू और उनके साथियों ने घने जंगलों का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश पुलिस पर अचानक हमले किए। उन्होंने पुलिस थानों पर हमले कर हथियार और गोला बारूद लूट लिए। नेक्स्ट है दम और पुलिस थानों पर जो है हमले। विद्रोहियों ने चोडवरम, अड़तीगला और जो है देवीपट्टनम जैसे कई पुलिस थानों पर हमले किए। वे हमलों में से पहले थाने को चेतावनी भरा पत्र भेजते थे, जो उनकी वीरता का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट है विद्रोह का दमन। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए असम राइफल्स की टुकड़ियों को तैनात किया। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और एक पेड़ से बांधकर गोली मार दी गई। उनकी शहादत के साथ ही यह विद्रोह जो है
धीमा पड़ गया। नेक्स्ट है इसमें क्या आप जानते हैं, हाल ही में आई प्रसिद्ध भारतीय फिल्म RRR में रामचरण द्वारा जो निभाया गया किरदार अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन और इसी विद्रोह से जो है प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का वाय के तहत राज्य वित्त आयोग जो है नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी सिफारिश किसे सौंपता है, किसे सौंपता है। तो राइट आंसर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वाय के तहत राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए अपनी सिफारिशें राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को सौंपता है। इस प्रक्रिया और प्रावधान का जो डिटेल नीचे देखते हैं। अनुच्छेद 243 वाय राज्य वित्त आयोग और नगर पालिका। संविधान का अनुच्छेद 243 वाय यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 243 आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। नेक्स्ट आता है, आयोग किन विषयों पर जो है सिफारिश देता है। तो आयोग जो है राज्यपाल को निम्नलिखित बिंदुओं पर जो है सुझाव देता है। करों का वितरण, राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच शुद्ध करों, शुल्क यानी टोल्स और फीसों से प्राप्त आय का बंटवारा करता है। राजस्व का निर्धारण, उन करों और शुल्कों का निर्धारण जिन्हें नगर पालिकाएँ जो हैं स्वयं वसूल और उपयोग कर सकती हैं। सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड, राज्य की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से जो है नगर पालिकाओं को दी जाने वाली सहायता राशि। नेक्स्ट आता है इसमें वित्तीय सुधार, नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक अन्य उपाय, प्रक्रिया और कार्यान्वयन। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल इन सिफारिशों को प्राप्त करते हैं और उन्हें राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पटल पर जो है रखवाते हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, सिफारिशों के साथ ही एक मेमोरेंडम भी रखा जाता है जिसमें बताया जाता है कि सरकार ने उन सिफारिशों पर जो है क्या कार्रवाई की है। नेक्स्ट है गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण, अनुच्छेद 243 ए बनाम 243 वाय अक्सर भ्रम हो जाता है और इसे स्पष्ट करना जो है आवश्यक होता है। 243 से यह ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 243 आई जो है यह पंचायतों के लिए वित्त आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 243 वाई जो यह नगर पालिकाओं यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए जो है वित्त आयोग की सिफारिशों से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर बुधरी तांती जी ने वर्ष 2026 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उनको जो है बुधरी तांती जी को जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इसका जो है राइट आंसर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली डॉक्टर बुधरी तांती को वर्ष 2026 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क के क्षेत्र में चुना गया है। उन्हें जो है बस्तर के आदिवासी नक्सल प्रभावित इलाकों में उनके निस्वार्थ समर्पण के कारण स्थानीय लोग प्यार से बड़ी दीदी कहकर पुकारते हैं। उनके कार्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं निम्नलिखित हैं। डॉक्टर बुधरी तांती के प्रमुख योगदान। नेक्स्ट आता है इसमें महिला सशक्तिकरण, उन्होंने पिछले लगभग 36 से 40 वर्षों से दंतेवाड़ा और जो है अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया। उन्होंने 500 से अधिक महिलाओं को सिलाई और अन्य स्वरोजगार का प्रशिक्षण देकर जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया। नेक्स्ट आता है शिक्षा का प्रसार, उन्होंने नक्सल प्रभावित अंदरूनी गांवों में आदिवासियों और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए और शिक्षा के खिलाफ जो है जंग लड़ा है। नेक्स्ट है नशा मुक्ति अभियान, उन्होंने गांव-गांव जाकर परिवारों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए सामाजिक आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है बुजुर्गों की सेवा, वे वृद्धाश्रम और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े बुजुर्गों की सहायता और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी समर्पित रही। 2026 में छत्तीसगढ़ से अन्य पद्मश्री विजेता। डॉक्टर बुधरी तांती के अलावा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को भी संयुक्त रूप से चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए चुना गया है। वे भी बस्तर के दुर्गम इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, पौधों की पत्तियों में जो है पौधों की पत्तियों में कौन सा हरा वर्णन पाया जाता है
जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है मदद करता है। तो पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला मुख्य हरा वर्णक जो है पिगमेंट क्लोरोफिल है, जिसे हिंदी में पर्णहरित भी जो है कहा जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसकी मुख्य विशेषताएं और कार्य नीचे दिए गए हैं। क्लोरोफिल के मुख्य कार्य। क्लोरोफिल के जो है मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। सौर ऊर्जा का अवशोषण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी विशेष रूप से लाल और नीली रोशनी को सोखता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने में जो है मदद करता है। पत्तियों का हरा रंग। यह सूर्य के प्रकाश के हरे रंग को अवशोषित नहीं करता बल्कि उसे परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी कारण से हमें पत्तियां जो है हरी दिखाई देती है। भोजन का निर्माण। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी H2O का उपयोग करके ग्लूकोज यानी भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है यह कहाँ पाया जाता है। यह जो है क्लोरोफिल पत्तियों की कोशिकाओं के भीतर एक विशेष कोशिकांग जो है ऑर्गेनेल में जो है मौजूद होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है यह कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। इसके भीतर सिक्के जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें थाइलाकोइड कहा जाता है। क्लोरोफिल इन्हीं थाइलाकोइड्स की झिल्ली में स्थित होता है। एक दिलचस्प जो है इसमें साइंटिफिक फैक्ट, क्लोरोफिल में जो है केंद्र में मैग्नीशियम नमक धातु का एक परमाणु होता है। यदि मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती है, जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें किण्वन, पाइसीकरण, पाश्चुरीकरण, बाष्पीकरण की विशेषताएं। तो पहला है किण्वन यानी फर्मेंटेशन। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव जैसे ईस्ट या बैक्टीरिया जटिल कार्बनिक यौगिकों जैसे चीनी को सरल यौगिकों जैसे अल्कोहल या एसिड में बदल देते हैं। विशेषता की बात करें तो यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि एनर्गोबिक जो है ग्रोबिक में होता है। उदाहरण की बात करते हैं, दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका या शराब बनना और इडली डोसा घोल का फूलना, ये सभी जो है फर्मेंटेशन के उदाहरण हैं। महत्व की बात करते हैं तो यह भोजन के स्वाद को बढ़ाता है और इसमें जो है प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को जोड़ता है। नेक्स्ट आता है पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। जब दो ऐसे तरल पदार्थ जो आपस में नहीं मिलते जैसे तेल और पानी, उन्हें एक साथ मिलाकर एक स्थिर मिश्रण बनाया जाता है तो उसे पाइसीकरण कहते हैं। विशेषता की बात करें तो इसके लिए एक पाइसीकरण यानी इमल्सिफियर की आवश्यकता होती है, जो दोनों तरल पदार्थों के बीच की सतह के तनाव को जो है कम करता है। नेक्स्ट इसके उदाहरण हैं, हमारे शरीर में पीतरस यानी कि बाइल जूस वसा यानी फैट का पाइसीकरण करता है ताकि उसे पचाया जा सके। दूध भी एक प्राकृतिक पायस है, इमल्सन है। महत्व की बात करते हैं, यह भोजन के पाचन और सौंदर्य प्रसाधनों जैसे लोशन को बनाने में जो है अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आता है पाश्चुरीकरण यानी पाश्चुराइजेशन। इसमें जो है इस प्रक्रिया का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। इसमें किसी तरल यानी मुख्यतः दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके फिर तेजी से ठंडा किया जाता है। विशेषता की बात करते हैं, दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। महत्व की बात करते हैं, इससे दूध में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं बिना उसके पोषक तत्वों और स्वाद को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। फायदा की बात करते हैं तो इससे दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वह जल्दी खराब नहीं होता है। यह जो है इमेज जो है दिया गया है, चित्र जो है पॉस्चराइजेशन का जो है यह इमेज दिया गया है। नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव यानी लिक्विड अपने क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर ही वाष्प यानी गैस में बदल जाता है। विशेषता की बात करते हैं तो यह केवल जो है सतह पर होने वाली प्रक्रिया है और इससे ठंडक यानी कूलिंग पैदा होती है। प्रभावित करने वाले कारक, तापमान बढ़ने, सतह का क्षेत्र यानी सरफेस एरिया बढ़ने और आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण जो है तेज हो जाता है। उदाहरण, गीले कपड़ों का सूखना, मटके के पानी का ठंडा होना और समुद्र के पानी से नमक का बनना जो है यह वाष्पीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु गति करती है तो कौन सी भौतिक राशि जो है शून्य हो सकती है।
इसका जो है राइट आंसर होगा, यदि कोई वस्तु जो है गति यानी मोशन कर रही है तो उसका जो है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और वेग वेलोसिटी जैसी भौतिक राशियां शून्य हो सकती हैं, लेकिन उसकी दूरी डिस्टेंस और चाल यानी स्पीड जो है कभी शून्य नहीं हो सकती है। यहाँ विस्तार से हम लोग जो है वह देखेंगे कि कौन सी राशियां शून्य हो सकती है और किस परिस्थिति में। तो पहला आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी शून्य। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यह शून्य हो सकता है यदि वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, यदि कोई वस्तु एक चक्कर पूरा करके वापस उसी स्थान पर आ जाए जहां से उसने चलना शुरू किया था, तो यह जो है विस्थापन शून्य हो सकता है। वापसी यात्रा, यदि आप घर से स्कूल गए और वापस घर आ गए तो आपका कुल विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य होगा। औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी शून्य है, चूंकि वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। वेलोसिटी इसकल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी बराबर होता है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन जो है दूरी होता है। तो इसमें जो है उदाहरण के लिए जो है एक धावक जो 400 मीटर के ट्रैक का पूरा चक्कर लगाता है, उसकी चाल तो होगी लेकिन उसका औसत वेग क्या होगा, शून्य होगा। त्वरण की बात करते हैं, एक्सेलरेशन जो है शून्य। यदि कोई वस्तु एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है यानी उसका वेग समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण जो है शून्य होगा। शर्त की बात करते हैं तो वस्तु की दिशा और गति दोनों जो है स्थिर रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है किन राशि का मान जो है शून्य नहीं हो सकता है। तो गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित राशियां जो है कभी शून्य नहीं होती। दूरी, यदि वस्तु हिली है तो तय की गई कुल पथ की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगा। चाल जो है स्पीड, यानी चूंकि दूरी शून्य नहीं है इसीलिए चाल भी जो है शून्य नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।